क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी फिजिक्स का थर्ड चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के पहले दो चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है और टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है। आपको जो है एक टॉपिक पर एक सिंगल वीडियो इस चैनल के पेज पर मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या कोई टॉपिक आपको स्कूल में, कोचिंग में या फिर जहाँ भी आपने पढ़ा होगा समझ नहीं आया है, तो आप चैनल के पेज पर जा कर के वहाँ से उस टॉपिक को क्लिक करके और उस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हो, अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि बेसिक ही है, आपका फाउंडेशन ही है जो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करता है। कुछ भी करने का मतलब ये हुआ कि आप अगर इस फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उसमें अगर जाना चाहते हो, अच्छे कॉलेजेस लेना चाहते हो, तो आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए आपका, और जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। यानी आपका फाउंडेशन एक काफ़ी विस्तृत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सारे वीडियो जो क्रिएट किए हैं, एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो जो क्रिएट किया है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको टॉपिक की डीप नॉलेज दिया जाए। आप जो है टॉपिक में महारत हासिल कर लो, और जब भी कोई क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, या तो वो सिंगल टॉपिक से रिलेटेड हो या कई सारे टॉपिक को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग चैप्टर से दो अलग अलग टॉपिक को उठाया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है और क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इन सारे केसेस में कुछ भी हो, चाहे जैसा क्वेश्चन आए, ईजी आए, सिंपल आए या फिर टफ आए, कठिन आए, तो आप जो है उसके लिए अपने आप को तैयार समझो। यानी कि जब आपका बेसिक क्लियर होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका जो परफॉर्मेंस है, क्वेश्चन के प्रति जो अप्रोच है आपकी, वो बिल्कुल सही होगी, सटीक होगी, और आप आंसर तक पहुंच जाओगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आप बेहतर प्रदर्शन करोगे। यही हमारी शुभकामना है और यही हमारा पर्पज़ भी है इस वीडियो क्रिएशन का, कि आपको डीप नॉलेज दिया जाए, आपके डाउट को क्लियर किया जाए, छोटी सी छोटी जो बात है उसको आपको जो है पॉइंट आउट किया जाए कि मतलब ये जो छोटी सी छोटी बात है वही मिल करके, जुड़ करके बड़ी बात बनती है, बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला करके ही बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसी पर बेस्ड हमने सारे वीडियो क्रिएशन किए हैं। आप चैनल पर जा करके टॉपिक वाइज सारे वीडियो को आप जो है देख सकते हो, जहाँ भी आपको डाउट हो। चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट किया है। 2nd चैप्टर तक जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनका महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, इस वजह से उस पर भी हमने वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के आज ये जो टॉपिक हमने लिया है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि ये 3rd चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जो चैप्टर का नाम है उसी से शुरुआत करेंगे। और हमें फाइनली इसमें पढ़ना है, करंट पढ़ना है, बाकी और सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको, जो है पूरा बेसिक से समझेंगे और पूरा जो है ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अगर इस क्लास के बाद भी आपको ये टॉपिक समझ में ना आए तो बताना, कमेंट करना कि आपको ये समझ नहीं आया, और ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें ये पूरा भरोसा है कि ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का जो बताएंगे, दो टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। ज़्यादा जो है क्लास को बड़ी खींचेंगे नहीं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम आपको सिर्फ 2 टॉपिक समझाएंगे और दोनों टॉपिक हमें विश्वास है कि आपको जो है बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों शब्दों पर ज़रा गौर करें। इस करंट का मतलब होता है, जैसे वाटर करंट भी होता है ना,
तो जब भी हम करंट की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ कि वाटर करंट, ठीक है, जैसे वाटर की करंट भी होती है, जैसे पानी की लहर हो गई तो उसको भी करंट कहा जाता है, वाटर करंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो करंट होगी वो अलग टाइप की होगी, मतलब यहाँ चार्ज की वजह से करंट होगी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये तो हमारा पुराना मित्र है भाई, पहले चैप्टर से इसको देखते आ रहे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वहाँ पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, और यहाँ पढ़ेंगे हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी या इसी को कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायनेमिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा, वो चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, रेस्ट में नहीं होगा। अच्छा, ये जो करंट है इससे मतलब क्या समझ में आया कि ये तो कुछ फ्लो की बात हो रही है ना, कोई चीज़ है जो बह रही है। और क्या बह रहा है? चार्ज बह रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है, और यही जो है इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ज़रा बात कर लेते हैं, चार्ज अपना अगर है तो चार्ज दो तरीके से हो सकता है। पहले और दूसरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, जिनमें हम इन दोनों चैप्टर को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ज रेस्ट में रहता था, एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज जो था, यानी कि जो अपना आवेश था, हिंदी में कहते हैं इसको, ये रेस्ट में था। जब रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो हमने इसके लिए दोनों चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जब रेस्ट में रहेगा उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उससे जो प्रोड्यूस होगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इसको कहते हैं भाई, इसका दूसरा नाम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और वही अगर चार्ज मोशन में आ जाए, यानी इन मोशन, ठीक, चार्ज अगर मोशन में हो जाए तो क्या होगा? इसका नाम बदल जाएगा, क्या होगा? यहाँ स्टैटिक लिखा है तो यहाँ लिखेंगे डायनामिक, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, और बिल्कुल जो भी हम बता रहे हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से कहेंगे जब चार्ज मोशन में हो, यानी कि वो दौड़ रहा हो, वो रेस लगा रहा हो, वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, तब उस तरीके का, और वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, उसे कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बात करें, इसका भी तो दूसरा नाम होना चाहिए। जब इसका दो नाम है, अगर रेस्ट में है तो दो नाम हमने दिया, यहाँ भी दो नाम देते हैं। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रो डायनेमिक, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और यह जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक का मतलब हो गया मोशन, और यहाँ करंट का मतलब भी क्या है? फ्लो है, यानी कि बह रहा है कोई चीज़। क्या बह रहा है भाई? चार्ज बह रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहें, चाहे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहें, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहें, ये सब क्या है भाई? ये हम ऐसी स्टडी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम चार्ज को इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ऐसे चार्ज की स्टडी जो किस में हो? मोशन में हो, तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। बाकी इनको पीछे छोड़ देते हैं, हमको इनको लेकर के चलना है। अब जो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, चार्ज दौड़ रहा होगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल था, बहुत ही आसान था, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं किसी पॉइंट पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, हमें कमेंट, हम उसको जो है फिर से एक नया वीडियो क्रिएट करके उसको डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट का मतलब हुआ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमें चलना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जान लिया भाई हमने, ठीक है। अगर जो चार्ज है वो मोशन में है उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, एक नया कॉन्सेप्ट, कि चार्ज के फ्लो करने की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होती है। अब दूसरा टॉपिक हम लेंगे, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इसकी बात करते हैं कि इसकी आखिर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये सब कुछ जानेंगे यहाँ पर हम। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे।
इसकी डेफिनेशन यहाँ से आएगी, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, पक्का तो है ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसका कुछ अमाउंट भी तो होगा, ठीक है। तो वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर सेकेंड कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है, बह रहा है किसी कंडक्टर के भीतर, उसे कहेंगे भाई करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक। यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, द अमाउंट, क्योंकि भाई चार्ज फ्लो करेगा तो उसका कुछ अमाउंट भी तो फ्लो करेगा, है ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit time through a conductor, क्योंकि कंडक्टर के अलावा कहीं और थोड़ी ना फ्लो कर सकता है अपना जो चार्ज है, थ्रू अ कंडक्टर। और यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये ज़रा हमने जो लिखा है वो शायद समझ में ना आए, बिल्कुल अभी हम समझाते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल का मतलब क्या हुआ। इतनी बात समझ में आई कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो चार्ज है वो फ्लो कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, क्रॉस सेक्शन से करेगा, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से करेगा, और वो भी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होगा। बात करते हैं ज़रा, थोड़ा सा फिगर बनाते तब समझ में आएगा। ये अपना सपोज दैट कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का मतलब है कि वायर ही ना। अब यहाँ पर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लिया प्लस क्यू चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे गया ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है क्रॉस सेक्शन, क्योंकि करंट हो चाहे चार्ज, अभी हम चार्ज को करंट में बदलेंगे, ये इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली ही तो बह रहा है ना, नॉर्मली बह रहा है। मतलब अगर हम इस क्रॉस सेक्शन के यहाँ वेक्टर बनाते हैं तो इसी डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है चार्ज का फ्लो क्या हो रहा है कि भाई ये जो एरिया वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में हो रहा है। या फिर कहें कि ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एट 90 डिग्री, या फिर कहें परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलरली जो चार्ज है उसके क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा होगा, वहाँ से गुजर रहा होगा, और वही जो चार्ज है उसका अमाउंट पर यूनिट टाइम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब देखते हैं कि भाई इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास जो चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ये है और ये टाइम ये है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम करंट की बात करेंगे, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, I, इसको लिखेंगे क्या, जो चार्ज होगा यानी अमाउंट ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब जो डेल्टा क्यू चार्ज है वो कितने में बह रहा है भाई, ये डेल्टा टी टाइम में बह रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत लिमिट तो जानते होगे ना, जो आई है उसको लिखेंगे, ये अपना जो डेल्टा क्यू है अपॉन में डेल्टा टी है, इसको लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा करके ये जो डेल्टा टी टाइम है इसको टेंस टू 0 कर देते हैं। मतलब वो टाइम जो है बहुत छोटा है, कुछ माइक्रो में या मिली सेकेंड में है। तो जब ये टाइम छोटा हो जाएगा, अब ये बदल जाता है कुछ इस तरीके से डी क्यू अपॉन में डी टी। मतलब हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि भाई जो आई है वो कितना आया, डी क्यू अपॉन में डी टी आ गया है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, इसे कहेंगे हम करेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे इस केस में। बात आई समझ में? हमने मैथमेटिकली इसको समझा, इसके डेफिनेशन को जो वर्ड में डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से समझा। ये
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए। जो फ्लो है चार्ज का वो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उससे 90 डिग्री बनाते हुए चार्ज फ्लो करेगा और इस चार्ज फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोड्यूस होगी, उसका जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पर आएगा, मतलब उसका अस्तित्व चार्ज के फ्लो करने की वजह से ही आ रहा है। करंट का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी वजह से करंट का भी अस्तित्व है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करंट के बारे में जो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको देखते हैं। ये करंट जो दिखाई दे रही है, मान लिया कि हमारा जो छोटा अमाउंट नहीं है इसका और ये टाइम छोटा नहीं है, तो ये जो आई है वो हम लिख सकते हैं जो चार्ज है वो और अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर यहाँ से हम चाहें कि चार्ज का मान निकालें, उसका एक्सप्रेशन निकालें, तो क्या होगा? आई के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। अब ज़रा देखें, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था Q इक्वल एन ई, ठीक है, ये पढ़ा था। अब यहाँ आया Q इक्वल टू आई टी, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लें, जो पहले आया उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, दोनों फार्मूले से एक नया फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट साइड बराबर दिख रहे कि नहीं? यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो राइट साइड को भी बराबर कर लेते हैं। मतलब क्या कि अगर हमने इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो एन ई बराबर में हो जाएगा क्या? आई टी। ठीक है, अगर ये जो n दिखाई दे रहा है ना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसका एग्जिस्टेंस आता है। तो ये n जो है, स्मॉल n, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू है जो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19 और कैपिटल C लिखते हैं कूलाम के लिए। I जो है वो तो है ही करंट जितना होगा, टाइम को सेकंड में हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कहीं ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जबकि इलेक्ट्रिक करंट दिया गया हो, समय दिया गया हो, तो हम आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं कि भाई कि इस करंट के लिए, इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। यानी n बराबर अगर हम चाहें तो I इंटू टी और अपॉन में E हो, ये फार्मूला होगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से बताया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट की बात करते हैं। फार्मूला याद रखना है आपको, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी था। अब इसको आसानी से कैसे याद रहे, यहाँ से याद कर सकते हो, Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, अब यहीं से I बराबर Q अपॉन टी आ जाएगा। तो ये याद रखोगे थोड़ा मुश्किल होगा ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये वाला आसान। Q इक्वल्स टू आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर एन ई, दो फार्मूले हैं, दोनों को मिला करके भी हमने नया फार्मूला बना के देखा है। अभी चलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट की बात करते हैं, है ना भाई। अगर फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास तो उसकी यूनिट के बारे में बात तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ देंगे भाई बिना यूनिट के, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिसकी यूनिट नहीं होती है, लेकिन ये कब पता चलता है? जब उसके फार्मूले को पकड़ते हैं तभी पता चल पाता है कि उसके पास यूनिट है या फिर वो जो क्वांटिटी वो यूनिट लेस है। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ करंट या फिर आई कह सकते हैं। जो आई है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो अभी हमारे पास आया है आई बराबर Q अपॉन में नीचे T आया है। Q जो है इसका जो यूनिट होता है कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से लिखते हैं। और उसके बाद या फिर चलो हम एक बार लिख ही देते हैं इस तरीके से, कूलाम, और नीचे क्या लिखेंगे? T जो है वो होता है, उसका यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम और उसके बाद ऐसे करके पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको हम कूलाम और ये सेकेंड के ऊपर ऐसे माइनस लगा दें, और इसी को कहते हैं, ये जो कूलाम पर सेकेंड है ना, ठीक है, ये जो कूलाम और पर सेकेंड है, ठीक है, इसको हम C और ऐसे -1 में लिखते हैं। इसी को कहा जाता है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसी को कहा जाता है एम्पियर। ठीक है, इसको एम्पियर कहते हैं। यानी कि जो करंट है उसके लिए एक अलग यूनिट हो गई, जिसे हम कूलाम पर सेकंड तो कहेंगे ही कहेंगे, और साथ में इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है जिसको एम्पियर कहेंगे, जो कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है। मतलब अगर बात करेंगे हम कि 1 एम्पियर कितने के बराबर है, तो 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर, यानी 1 कूलाम पर सेकंड बराबर 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर 10 यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर 2 कर दें, यहाँ भी 10 की पावर 2 हो जाएगा।
यहाँ पावर में कुछ और कर दें तो वहाँ भी हो जाएगा। मतलब क्या, जितना 5 कूलाम पर सेकंड है इसको हम 5 एम्पियर कह सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, कूलाम पर सेकंड जो यूनिट है उसी को हम एम्पियर भी कहते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट होती है ना, बिल्कुल वैसे जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बाकी F=ma से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये m है यानी इसका जो होगा यूनिट kg होगा। ये जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ जो करंट है उसकी यूनिट भी कूलाम पर सेकंड होती है, उसी को एम्पियर भी कहा जाता है। तो यूनिट समझ में आई। अब जरा देखें, ये जो 1 एम्पियर की बात कर रहे थे ना शुरुआत में हम, ठीक है, 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर की बात करेंगे उसमें होगा क्या, देखें 1 एम्पियर की बात करेंगे तो 1 कूलाम चार्ज होगा और टाइम भी कितना होगा, 1 सेकेंड का होगा। ठीक है, ये जो 1 कूलाम चार्ज है पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, ये बहुत लार्जर वैल्यू होती है, ये छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती है। 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसी वजह से हमने चार्ज को भी मिली कूलाम में, माइक्रो कूलाम में, हर जगह इस तरीके से मिलता है। माइक्रो में मिलता है, नैनो में मिलता है, मिली में मिलता है, 1 कूलाम रेयर केस में मिलता है। वैसे ही अपना जो ये करंट है वो भी, ये जो करंट है एम्पियर में ना मिल करके ये जो है आपको मिलेगा मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर में कितना होगा कि मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर में भी मिलता है जिसकी वैल्यू 10⁻6 एम्पियर होगी। ठीक है, ये हुआ। अगर 1 एम्पियर की बात करेंगे, ठीक है, 1 एम्पियर की बात करेंगे तो 1 एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट हो गई। लेकिन ये जो 1 एम्पियर दिखाई दे रहा है ना, यही इतनी करंट हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, ठीक है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कहें चाहे होम अप्लायंसेस कहें, ठीक है, जैसे अपने पंखे वंखे हो गए, ठीक है, उसमें इतनी करंट फ्लो करती है। ठीक है, करंट फ्लो करती है। ये जो माइक्रो एम्पियर लिखा हमने 10⁻6 एम्पियर, ये जो करंट है ये फ्लो करती है हमारे नर्व्स में, यानी हमारे भीतर भी, हमारी बॉडी के भीतर में भी लगातार करंट फ्लो करती रहती है। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होती है, यानी 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है। बहुत हल्की करंट हमारी नर्व में भी बहती है, जिसकी वजह से सिग्नल का आदान प्रदान होता है बॉडी के अंदर। हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है और ब्रेन जो है सिग्नल को रिसीव भी करता है सारी बॉडी के पार्ट से। ठीक है, समझ में आया। अब ज़रा देखें, एक और वैल्यू होती है 10⁻4 एम्पियर की वैल्यू। अब हम क्या करें, जैसे 1 एम्पियर है भाई, 1 एम्पियर तो हो गया। इसकी बात करें होम अप्लायंसेस में जितने फ़ैन वगैरह रहते हैं, फ़ैन है, अपना जो आयरन है यानी कि प्रेस जिसे कहते हैं हम, वो सब है, फ्रीज है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, इस सब में एक्सेट्रा में ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। ठीक है, आसानी से फ्लो कर जाती है। इस 1 एम्पियर को थोड़ा सा और बढ़ाएं, क्योंकि छोटी बातें तो कर ली हमने, मिली एम्पियर की बात कर ली, माइक्रो एम्पियर की बात कर ली, क्यों ना थोड़ा बड़ी बात करते हैं, यानी 10⁻4 की बात कर रहे हैं। 10⁻4 का मतलब हुआ क्या कि 10,000 और एम्पियर। ये जो करंट देख रहे हैं, ये वाली करंट आपको मिलती है लाइटनिंग में। ठीक है, लाइटनिंग समझ में आ रहा है? लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकती है ना, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, उसमें ये जो 10,000 एम्पियर की करंट बहती है। इसी वजह से जब वो कहीं किसी इंसान के ऊपर पड़ जाती है, किसी जानवर के ऊपर पड़ जाती है, तो वो जानवर, वो इंसान मर जाता है। पेड़ के ऊपर पड़ गई तो पेड़ को भी क्षति पहुंचती है, उसका नुकसान होता है, पेड़ गिर जाता है, पेड़ की डालियां टूट जाती हैं। इसी वजह से होता है, क्योंकि बहुत बड़ी करंट यहाँ पर फ्लो करती है लाइटनिंग में। अब ज़रा हम करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना। यूनिट तो पढ़ लिया हमने, इसको मिटा देते हैं। अब यूनिट के बाद हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन। करंट के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही, फिजिकल क्वांटिटी है ही ये, डायरेक्शन होती है, लेकिन इसका दुर्भाग्य है, ठीक है, इसका नसीब ही खराब है। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे, इसका नसीब इसलिए खराब है कि ये इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी हो क्या रहा है, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं बन पाती। ठीक है, इसका कारण हम अभी बताएंगे। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, भले इसके पास डायरेक्शन है उसके बावजूद भी। ठीक है, इसका नसीब ही खराब कह सकते हो, इसकी किस्मत खराब है कि इसकी किस्मत में वेक्टर वाला प्यार नहीं लिखा है, स्केलर वाला
छोटा सा तुच्छा सा सस्ता सा प्यार लिखा है, महंगा वाला प्यार इसकी नसीब में नहीं है, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे तो देखें एक कंडक्टर बना लेते हैं ज़रा हम, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगी अपने कंडक्टर के भीतर ही करेगी, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होती है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको, जैसे यही है, इसको हमने ऐसे काटा है, ठीक है, ऐसे काट दिया या फिर कटा हुआ तो है, मान लीजिए बड़ा होता, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। वायर का क्रॉस सेक्शन यही है। तो जो करंट फ्लो करेगी, जो चार्ज फ्लो करेंगे, वो इसके, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है इसके परपेंडिकुलर ही तो फ्लो करेंगे, है ना, इधर से ऐसे फ्लो करेंगे। वैसे साइड में भी फ्लो करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। साइड में क्यों नहीं फ्लो करते, वो रीज़न है क्योंकि वो जो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो साइड का जो मोशन है वो अपना ख़त्म कर देता है, और वो जो एक ही लाइन में, मतलब एक डायरेक्शन में उनको जो है चार्जेस को फ्लो कराता है, ज़बरदस्ती ये काम करता है वो। ये करंट हो गया, मतलब एक कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के भीतर देखा जाए कि अपने जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर के भीतर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, यानी कि अपोजिट, दूसरी बात करें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में फ्लो करेंगे, बहेंगे, दौड़ेंगे, रेस लगाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इस वजह से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम बात करें तो करंट की वैल्यू, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, लेफ्ट से राइट, क्योंकि चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट से राइट दौड़ रहा है, इसी की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट दौड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये लिखा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया कि भाई इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये आगे बात करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कहें या फिर वेक्टर कहें, इन दोनों में से बात करेंगे ये होगा स्केलर, वेक्टर नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें ये जो अपना वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भले ऐसे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, यहाँ सीधा वायर है तो सीधे यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, इसका जो मोशन है एक वेक्टर फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर यही वायर, ठीक है, ये वायर कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ये भाई स्ट्रेट होगा, इस वायर को हम ऐसे मोड़ भी तो सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखें जो चार्ज मूव करेगा क्या उसकी डायरेक्शन एक वेक्टर की डायरेक्शन के तरीके से हो सकती है, रह सकती है, रह पाएगी? नहीं। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले ऐसे मूव करेगा, यहाँ के बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन फिर यही पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, मतलब ये इधर जा रहा था, अभी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी बदल गई ना, मतलब ये डायरेक्शन बदल रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना हुआ, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए ना। वेक्टर का मतलब क्या है कि कोई क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, ठीक है, सीधी रेखा में नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और यहाँ जो करंट है, जो चार्ज का मोशन है, वो वायर के शेप पर भी डिपेंड कर रहा है, वायर के स्ट्रेटनेस पर, यानी कि वायर सीधा है कि टेढ़ा है उस पर डिपेंड कर रहा है। वायर को मोड़ दिया जाए तो बिल्कुल 90 पर मुड़ते हुए चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है, यानी कि चार्ज तो डिपेंड कर रहे हैं कि जो वायर है वो सीधा है कि टेढ़ा है। तो अगर सीधा वायर मिल जाएगा तो इसे वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं होती है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन, करंट अपना जो है स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है।
दूसरा रीज़न इसका ये है कि जब इसको जोड़ा जाता है, करंट को जोड़ा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको मिटाते हैं, डायरेक्शन तो हमने बता ही दिया है। अब ज़रा देखते हैं कि भाई करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्यों इसके साथ ऐसा अन्याय होता है कि डायरेक्शन होते हुए भी इसकी जो है कोई डायरेक्शन नहीं मानी जाती और इसको जो है स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, वेक्टर के कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता है। क्या रीज़न है? सपोज दैट कि हमारे पास एक करंट ऐसे आ रही है, ठीक है, 3 एम्पेयर की करंट ऐसे आ रही है और ऐसे ही 90 डिग्री पर बनाते हुए एंगल, यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए एक करंट और इसी पॉइंट पर सपोज दैट ये ए से ऊपर आ रही है, ये बी से ऊपर आ रही है, ठीक है, ये वाली करंट बी से ऊपर आ रही है और ये है 4 एम्पियर की करंट, ठीक है, 90 डिग्री पर हैं ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि मान लिया एक तार हमने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसमें इस वायर में कितना फ्लो करेगी करंट, तो जाहिर सी बात है 3 इधर से आ रही, 4 इधर से आ रही है, एक बार जोड़ करके आप क्या करोगे, 3 और 4 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7 एम्पियर की करंट इस वायर में फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज इधर से आएगा, चार्ज आएगा तो करंट आएगा, जितना करंट इधर से आए, जितना करंट इधर से आई, अगर एक ही पाथ उसको मिल रहा है, दोनों जुड़ करके 7 एम्पियर की करंट इस वाले वायर में जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर हम इसको वेक्टर मान रहे हैं, इसको भूल जा रहे हैं अभी, तो फिलहाल क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 7 थोड़ी ना आएगा, वो आएगा अपना कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब हम इसको ये मिलाएंगे, ये 90 बना हुआ है, तो इसका जो वेक्टर निकालेंगे कुछ इस तरीके से निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे, मान लिया करंट यहाँ पर आई है, इस आई का जब हम वैल्यू निकालेंगे जहाँ हम इसको I1 सपोज कर लेते हैं, इसको I2 सपोज कर लेते हैं, तो होगा क्या, I1 का स्क्वायर करेंगे और I2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का यही मेथड है, यही तरीका उसका मैग्नीट्यूड निकालने का और डायरेक्शन निकालने का कुछ और मेथड है, ठीक है। डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड को ही देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो I की वैल्यू होगी, अब क्या करना होगा, हमें 3 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि I1 का स्क्वायर करेंगे तो बाकी 4 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 और 16 होगा, जुड़ करके अंदर 25 हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो वैसे वेक्टर के हिसाब से 5 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस वायर में कितनी करंट जा रही है, 7 एम्पियर की जा रही है। इससे यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और इसी वजह से इसको यानी करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखा जाता है, वेक्टर नहीं बोला जाता। क्योंकि वेक्टर का जो एडिशन का मेथड है, ठीक है, वेक्टर जैसे ऐड होता है वैसे करंट ऐड नहीं होती है, ये बिल्कुल एल्जेब्रिकली ऐड होती है, जैसे अलजेब्रा में एडिशन करते हैं बिल्कुल सिंपली वैसे ऐड होती है, ये वेक्टर के तरीके से ऐड नहीं होती है, इसी वजह से इसको वेक्टर नहीं स्केलर कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो आज हमने ये पूरा बेसिक से हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इसमें से कुछ पोर्शन आपको क्लास 10th में भी रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक है। आगे हम और सारे जो आगे के टॉपिक होंगे वो थोड़ा एडवांस होंगे, तो हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल सिंपल एक टॉपिक से स्टार्ट किया हमने, बिल्कुल बेसिक था, आप समझ सकते हो कि कह सकते हो कि जो करंट सिटी का बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन था। अभी क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के ज़रा इस जो अभी एक हमने फार्मूला डिराइव किया था ना, Q बराबर NE था और Q बराबर IT था, इन दोनों को मिला करके एक फार्मूला बनाया था हमने। और वो फार्मूला क्या बनाया था, इसको ज़रा देखते हैं। फार्मूला हमने बनाया था Q बराबर NE और Q बराबर IT को हमने इक्वेट किया था, बराबर किया था, तो N बराबर आ गया था IT और अपॉन में E आ गया था, ठीक है। E की वैल्यू फिक्स है, I और T हमें दिया रहेगा क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल करते हैं इसी क्वेश्चन पर, इसी फार्मूले पर बेस्ड जो है एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर टू कंस्टिट्यूट का मतलब बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ
1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए, बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, यहाँ बढ़ाते हैं, फ्लोइंग के बाद बढ़ाएंगे पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, जबकि अगर हमें चाहिए क्या, 1 एम्पियर की करंट चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा, या एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा पर सेकेंड, 1 सेकेंड के भीतर कितना फ्लो कर रहा होगा, इसको फाइंड हमें करना है। और यहाँ हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला जो बताया हमने उसी को यूज़ करना है, n बराबर IT यूज़ करना है। यहाँ जो पर सेकेंड दिया गया है ना, पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं, यानी n की वैल्यू ये पता करनी है आपको, ये ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पता करनी है, n की वैल्यू दिया नहीं है, n की वैल्यू क्या करनी है, हमें पता करनी है, फाइंड करना है। पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि t बराबर 1 सेकेंड है। द कंडक्टर टू कंस्टिट्यूट अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, ये I की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इस फार्मूले में रखते हैं, n बराबर में I इंटू टी है, अपॉन में E है, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू दिया गया है 1 एम्पियर है, t की वैल्यू भी 1 सेकेंड है, नीचे में E की वैल्यू फिक्स होती है, E की वैल्यू होती क्या है 1.6 10⁻⁻19। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि E की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है, इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। अब जो है ये वैल्यू जो आएगी, ऊपर में 1 ही आ गया, 1/1.6 है और ये 10⁻⁻19 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, वो भी 1 सेकेंड के भीतर। अगर हमें चाहिए कितनी करंट, 1 एम्पियर की करंट चाहिए, तो इसी वजह से बोला था हमने कि जो 1 एम्पियर है बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी होती है, छोटी वैल्यू नहीं होती। इसी वजह से इसको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो करंट है ये कहीं फ्लो नहीं करती है, बिल्कुल। जो हमारे होम अप्लायंसेज हैं, जो घर वाले जो अपने उपकरण हैं बिजली के, उसमें ये 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है, किसी में 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। उसके लिए वो डिज़ाइन किया जाता है, उतने एम्पियर की करंट फ्लो कराने के लिए उस डिवाइस के ऊपर लिखा भी रहता है कि इस पर कितना करंट अलाउ है। उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर गई उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, उस डिवाइस के अंदर, तो वो बर्न कर जाता है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आज ये हमने पूरा डिस्कशन किया है, जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया है, और इलेक्ट्रिक करंट के भीतर हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन, उसकी डायरेक्शन, उसकी यूनिट, और उस पर एक क्वेश्चन भी किया है, और एक फार्मूला हमारे पास आया Q बराबर IT, यानी I बराबर Q/T। इसे भी हमने यहाँ पर समझा है, वो फार्मूला कैसे आया है, लिमिट लगा करके आया है, जो बाद में डेरिवेटिव आ जाता है, और फिर उसको हम I बराबर Q/T लिख सकते हैं। सिंपल केस में हम Q बराबर IT कहते हैं, तो Q बराबर IT याद रखना आसान रहता है, इस वजह से इसको हमने इस तरीके से बताया है। तो ये था पूरा डिस्कशन, और हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पूरा जो क्लास है, जो भी हमने समझाया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना सिंपल तरीके से बताएं आपको, ताकि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में वो चीज़, जो कॉन्सेप्ट है, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट, वो प्रिंट हो जाए, बैठ जाए, ताकि यही सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, वही आपका फाउंडेशन क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। आपका नींव जो है मजबूत रहता है, फाउंडेशन मजबूत रहता है, तो उस पर जो आपकी इमारत खड़ी होती है, आपकी उपलब्धियों की इमारत खड़ी होती है। आप बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालते हो, आप जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप अच्छी जगह जा करके चयनित होते हो, जॉब करते हो, तो वो इसी का प्रभाव रहता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा है, आपकी नींव अच्छी है, आपके बेसिक अच्छे हैं, और आपको डाउट बिल्कुल नहीं है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं रखना है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हो, हम उस पर रेस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, और आपको जो है उसके हिसाब से एक नया वीडियो क्रिएट करके आपको डाउट को क्लियर करते हुए भी आप एक नया वीडियो क्रिएट करेंगे। तो ये था आज का पूरा क्लास, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक समझा है, और ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का
चैप्टर शुरू हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस चैप्टर में हम अब बारी बारी से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आपको एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो मिलता जाएगा चैनल के पेज पर, और आप जो है अपनी तैयारी करते जाओ। चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप जो है आसानी से टॉपिक को समझ करके, बिल्कुल बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके, अपना फाउंडेशन मजबूत करके आप किसी भी तैयारी को आसानी से कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, कहीं भी आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो, ये हमारा पूरा भरोसा है। डिपेंड करता है मेहनत पर, ठीक है, लेकिन आपका अगर बेसिक सही है तो आप जो है मेहनत थोड़ा कम ही करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। मेहनत तो ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। और यहाँ होता ये है कि भाई अच्छा बच्चा है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है तो उसके मार्क्स अगर 1-2 भी कम हो गए और वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मेहनत बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रयास हमेशा यही करना है कि एक एक नंबर जो जुड़ सकता है, जो ज़्यादा हो सकता है हमारा, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे अपने नंबर का, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, अच्छा बेहतर किया जाए, ताकि हमारे जो नंबर हैं वो बढ़ करके आए, इंक्रीज़ करके आए। क्योंकि नंबरों की कमी नहीं है, बच्चे कम नहीं हैं। कंपटीशन में यही हो रहा है कि भाई बच्चे कम नहीं हैं, बच्चों के अंदर प्रतिभा कम नहीं है, और कंपटीशन में जो कट ऑफ है, जो नंबर है, जो मेरिट है, वो हाई ही चलती जा रही है। तो इसमें ज़रूरी है कि आपको जो एक एक नंबर जोड़ें, ठीक है, एक एक नंबर बढ़ाएं। जहाँ भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करें, ताकि वही जो डाउट क्लियर करेंगे आप, वही आपका 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वो बढ़ा करके देगा आपको। आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी जगह सेलेक्ट होगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, और आपका जो भविष्य है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, सब कुछ पढ़ा हमने। और आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो कहाँ डाउट है आपको, हम आपको ज़रूर इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसको जो है रेस्पॉन्ड करेंगे, कमेंट को आपको जो है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।